हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कोची इंटीग्रल फार्मूला। ओके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एफ जेड इज एनालिटिक। अगर एफ जेड एनालिटिक हो, बोले तो एफ जेड एनालिटिक का मतलब है कि डिफरेंशिएबल हो, और डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव हो वो कंटिन्यूस हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या किसी डोमेन के ऊपर, ये मतलब निकलता है। अगर आप स्टार्टिंग से मेरी लेक्चर सीरीज़ देखते हुए आ रहे हो तब आपको समझ आ जाएगा एनालिटिसिटी का क्या मतलब है। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि एफ जेड अगर मेरा एनालिटिक फंक्शन हो विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी, अगर किसी क्लोज कंटूर के अंदर और उसकी बाउंड्री के ऊपर भी हो। ओके, कोई फंक्शन इस तरीके से एनालिटिक हो, वो फंक्शन जो है किसी क्लोज कंटूर के अंदर भी एनालिटिक हो और उसकी बाउंड्री के ऊपर भी एनालिटिक हो। इफ़ ए इज एनी पॉइंट इन सी, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए जो है उस कंटूर के अगर अंदर हो, देन फार्मूला होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए। आपको ये प्रूफ करना है, हम लोगों को दिखाना है कि ये कौची इंटीग्रल फार्मूला होता है। ओके, सपोज दैट मैंने क्या किया, ये मेरा कोई क्लोज कंटूर सी है, किसी भी तरह का आप कंटूर मान लो। ओके, सपोज दिस इज माई क्लोज कंटूर सी, और मैंने इसके अंदर एक सर्कल लिया। सपोज दैट ये मेरा कोई सर्कल है। ओके, सर्कल का सेंटर जो है ना ये वाला, सपोज दैट सर्कल का सेंटर ए है, और सर्कल की रेडियस जो है ना मैंने आर ले ली, और इस सर्कल का नाम ले लिया मैंने गामा। क्लियर है ना? सर्कल का नाम क्या लिया? गामा, और सर्कल की रेडियस ले ली मैंने आर। अब मैं यहाँ आता हूँ और प्रूफ की बात करता हूँ। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, या आप सपोज कर सकते हो, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी। ओके, मैं यही मानते हुए चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट जो दिया हुआ है मैं उसको सपोज की फॉर्म में ले रहा हूँ। सपोज दैट एफ ऑफ जेड क्या है? एफ जेड इज एनालिटिक, क्वेश्चन में दे रखा है, यानी जो भी फंक्शन है वो क्या है? एनालिटिक है। कहाँ है भाई? वो कह रहा है कि विद इन यानी कंटूर के अंदर, एंड ऑन सी, एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी, ऑन ए क्लोज कंटूर सी। ओके, वी वांट टू प्रूव दैट, आगे क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि मेरा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है किसी क्लोज कंटूर सी के अंदर, एंड ए इज, ए कोई अदर पॉइंट है, ए इज एनी पॉइंट, क्या है? कोई भी बिंदु है इन सी। क्लियर है ना? हम लोगों को प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट, साबित क्या करना है भाई? हम लोगों को दिखाना है टू प्रूव दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लाना है 1/2 आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए। ओके, क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनना, मेरा ये जो कंटूर है, कंटूर के अंदर मैंने एक सर्कल डिसाइड किया। ओके, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट मैंने क्या माना? गामा इज ए सर्कल, मैंने एक सर्कल ले लिया इन क्लोज कंटूर सी। ओके, और इस सर्कल की रेडियस मैंने क्या ली भाई? विद सेंटर इसका मैंने जो लिया वो ले लिया z इज इक्वल टू ए। ओके, और रेडियस क्या सेलेक्ट की भाई मैंने? एंड रेडियस मैंने जो सपोज की वो सपोज की रेडियस आर। मतलब ये है कि मैंने एक गामा सर्कल सेलेक्ट किया और इस तरीके से सेलेक्ट किया z माइनस ए इज इक्वल टू आर। इस क्लोज कंटूर के अंदर एक छोटा सा सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद ओके, जिसका सेंटर मैंने ए लिया, जिसकी रेडियस आर ली, अर्थात इसको लिख सकता हूँ मोड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू आर। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? नाउ हमारे पास एक कौची थ्योरम होती है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं उसका यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा भी। देन बाई कौची थ्योरम, ये कौची इंटीग्रल फार्मूला है बेटा, आपको डाउट ना लग जाए। देन बाई कौची थ्योरम,
एक मिनट यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये यहाँ रखूँगा। बाई कॉची थ्योरम कॉची थ्योरम ये बोलती है कि अगर किसी क्लोज कंटूर के अंदर कोई क्लोज दूसरा कोई कर्व है तो दोनों का इंटीग्रेशन बराबर होता है। आई एम रिपीटिंग, ओके। मान लिया कोई फंक्शन है, ओके, किसी फंक्शन के लिए कोई क्लोज कंटूर सी है और उसी फंक्शन के लिए कोई सर्कल मान लो या कोई दूसरा क्लोज कंटूर C2 मान लो या C3 मान लो। जैसे यहाँ एक कर्व C है, दूसरा कर्व गामा है, ओके। तो कॉची थ्योरम जो बोलती है वो बोलती है कि अंदर वाले कर्व का इंटीग्रेशन बाहर वाले कर्व के इंटीग्रेशन के हमेशा बराबर होता है, ओके। सो दैट बाई कॉची थ्योरम ये बोलती है कि कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ये हमेशा बराबर होता है किसके, एफ ऑफ गामा एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए। अगर इसके अंदर कोई कर्व तीसरा भी होता तो वो भी बराबर में रख दिया जाता। अर्थात इस कर्व का कंटूर इंटीग्रेशन किसी भी कर्व के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए, आप फंक्शन के लिए लो क्योंकि आपका फंक्शन है, एफ जेड के लिए ये जो कंटूर इंटीग्रेशन है ये बराबर होगा उसी फंक्शन के लिए जो दूसरा कंटूर है उस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। क्लियर? यहाँ से मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था बच्चों। अब यहाँ से देखो मैंने इसके अंदर क्या किया, बस अब आपका कंसेप्ट बहुत इजी है ये यार, इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ से मैंने इसको लिखा, ध्यान से सुनना, ये हुआ मेरा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के इज इक्वल टू मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन गामा है, इसको देखो मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस के इंटू डी जेड लिख सकता हूँ ना भाई। एफ ए घटा दिया और एफ ए ही मैंने जोड़ दिया। अब इसके अंदर जो है मैं अगले वाले कंसेप्ट का यूज़ करता हूँ, और अगले वाला कंसेप्ट क्या है ज़रा आप उसको देखो, ओके। इसको मैं लिख सकता हूँ कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है बेटा, इन दोनों को मैंने अलग किया, गामा एफ जेड माइनस एफ ए एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए, पहला पॉइंट तो मैं लिख सकता हूँ, प्लस एफ ऑफ ए को मैंने अलग कर लिया, एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए इंटू डी जेड, ओके। और ये भी मेरा गामा हुआ, क्लियर है ना, ओके। और इस इक्वेशन को सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है, मैं इसको चेंज करूँगा, रिजल्ट निकालूंगा। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है कि एफ जेड इज एनालिटिक। भाई अगर एफ जेड एनालिटिक है तो इसका मतलब ये निकलता है एफ जेड डिफरेंशिएबल होगा, और अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब निकलता है, आप इस चीज़ को जानते हो बीएससी सेकंड ईयर से या फर्स्ट ईयर से या थर्ड ईयर से कहीं से भी, कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई जा सकती है, ओके। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा जो एफ जेड है वो क्या है, एफ जेड इज क्या है भाई, एनालिटिक है। अगर एफ जेड इज एनालिटिक है तो इसका मतलब ये निकलता है कि एफ ऑफ जेड क्या है, इज डिफरेंशिएबल है, ओके। अब देखो अगर एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल है, और अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या है, एफ जेड क्या है मेरा, कंटिन्यूअस है, ओके। एफ जेड कंटिन्यूअस फंक्शन है, और अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो मैं इसके ऊपर डेफिनेशन लगाऊंगा, देन बाय डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन लगाई, ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जैसे ही मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, अब आपको ध्यान से देखना है कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन एक्चुअल में होती क्या है, ओके। देखो आप
एफ जेड के लिए लगा रहा हूँ ना कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डेफिनेशन लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कि फॉर ऑल, ये डेफिनेशन है जो लिख रहा हूँ, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, कंडीशन होती है मॉड ऑफ एफ जेड माइनस के एफ ऑफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा। क्लियर है ना भाई? अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को पूरी डिटेल में तो मैं बता नहीं सकता, मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को जानते हो कि कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन होती है और ये आपके बहुत अच्छे से क्लियर है। क्यों? अगर मैं इसको पूरी डिटेल में बताऊँगा कम से कम 20 मिनट चाहिए, मैं मानते हुए चल रहा हूँ ये आप जानते हो। तो नाउ मैंने सपोज क्या किया था भाई, एंड मैंने सपोज किया था, ये मान चुका था z माइनस ए इक्वल टू कितना था, r था। देखो आप, फिर आप ये कहोगे कि सर ये कैसे था? मैंने एक गामा सर्कल सपोज किया था और उसको लिखा था कि उसकी सेंटर a है, रेडियस r है। मैं इस कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मोड ऑफ z माइनस ए इक्वल टू r है तो इस लाइन का मतलब निकलता है z माइनस ए इज इक्वल टू r इंटू ई की पावर r उल्टा थीटा, ये तो आप जानते ही हो। ओके, अगर मैं यहाँ से डी जेड की वैल्यू निकालूंगा, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डी जेड की वैल्यू निकली r उल्टा ई की पावर r उल्टा थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ना? अब ये जो गामा वाला पोर्शन है मैं इसके अंदर ये वैल्यू डालता हूँ। नाउ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले मैंने लास्ट वाला पोर्शन सोल्व किया, ये वाला पोर्शन। नाउ कर्व इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ ए इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? ध्यान से देखना, मेरा जो कर्व इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक है, ये गामा क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है ए है और रेडियस जिसकी आर है। अगर मैं इसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे डालने की कोशिश करूं तो इसके अंदर थीटा मूव होता है 0 से 2 पाई तक, ये आप जानते हो। सर्कल के अंदर हमेशा एंगल 0 से 2 पाई होता है। ओके, तो कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई तक। एफ ऑफ ए मेरा एज इट इज रहेगा। डी जेड की अगर मैं वैल्यू डालता हूँ, ये हो जाएगा आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की वैल्यू डालता हूँ। जेड माइनस ए की वैल्यू है मेरे पास आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? आर से आर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना निकला भाई? ये निकल कर के आया एफ ऑफ ए, तो ये निकल कर के आया। और कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई तक ये हुआ और आयोटा ये हुआ और ये हुआ कितना, डी थीटा। देखो आप, जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा ये निकल कर के आएगा, इधर ही लिख रहा हूँ बेटा, ये वो हो जाएगा गामा एफ ऑफ ए इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के इज इक्वल टू आई इंटू एफ ऑफ ए इंटू, जब इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकल कर के आएगा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई तक। मैंने लिमिट डाली, ये निकल कर के आया 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए माइनस के 0 बराबर फाइनली निकला 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। क्लियर है ना? नाउ अब मेरा जो इक्वेशन नंबर 2 था, एक बार मैं उसको लिखूँगा। मेरे पास यहाँ से एक नया रिजल्ट आ चुका है, बना है एफ ए इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की वैल्यू निकल कर के आई है 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर बी है। नाउ मेरी इक्वेशन नंबर ए क्या थी भाई, ज़रा उसको भी देखता हूँ मैं। मेरी इक्वेशन ए ये थी बेटा, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, यही लिख रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ से ऐसे लिख लूँगा करके। मेरी इक्वेशन क्या थी, ये वाली इक्वेशन लिखो आप, जो है आपके पास लास्ट इक्वेशन नंबर ए थी मेरे पास, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए इज इक्वल टू था कर्व इंटीग्रेशन गामा एफ जेड
माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ये हुआ जेड माइनस ए और यहाँ था इंटू डी जेड प्लस के कितना है ये है गामा ये हुआ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना हुआ जेड माइनस के ए एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए इंटू डी जेड। यही है ना भाई। मैंने नीचे वाला पोर्शन यहाँ से हटा लिया, हटाने के जस्ट बाद मैंने ये वैल्यू रख ली और रखने के बाद ये इक्वेशन मेरी 1 है। ज़रा आप इस चीज़ को समझो। ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। क्लियर है ना। ए और बी मेरे पास दोनों इक्वेशन एक साथ आ चुकी। अब मैं दोनों का यूज़ करूँगा और अगले वाला रिजल्ट निकालूंगा। नाउ मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना। मैंने दोनों तरफ इसका मोड़ लिया, टेकिंग मोड बोथ साइड। ओके, बोथ साइड जैसे ही मैं मोड़ लूँगा, या मोड लेने से पहले आप इसकी वैल्यू डालते हैं, उसके बाद देखता हूँ क्या होगा। इसको मोड में बाद में लूँगा, हालांकि पहले भी ले सकता था, लेकिन पहले एक काम करो आप पहले ये वैल्यू डाल लो। कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई ये कितना हुआ जेड माइनस के इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन गामा, यहाँ हुआ मेरे पास एफ जेड माइनस के एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ये कितना हुआ जेड माइनस ए और ये हुआ इंटू डी जेड प्लस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ये हुआ 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए। क्लियर है ना। मैंने यहाँ से वैल्यू यहाँ डाल दी इसकी, आपके सामने है रिजल्ट। ओके, और मैं कह भी रहा हूँ बाई बी इक्वेशन, इसकी जगह ये पुट कर दिया। इसको इधर उठा करके ला रहा हूँ और इधर उठाने के जस्ट बाद मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए माइनस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन गामा, ये हुआ मेरे पास एफ जेड माइनस के एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए इंटू डी जेड। ओके, मैंने दोनों तरफ का मोड़ लिया जो मैं पहले लेने की कोशिश कर रहा था। मैं कह रहा हूँ टेकिंग मोड बोथ साइड, दोनों तरफ से जैसे ही मैंने मोड़ लिया, मोड ऑफ ये हुआ एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए माइनस ये हुआ 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। ओके, इज इक्वल टू इसका मोड बराबर होगा हमेशा इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन, यहाँ मैंने मोड लगा दिया, ये हुआ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए और इंटू डी जेड का कंप्लीट मोड। एक बात याद रखना बेटा, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, अगर मोड ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड है और ये बाहर लगा हुआ है, ये हमेशा बराबर होता है रीमान इंटीग्रेशन के अंदर भी और कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी से भी और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से भी। अगर मॉड इंटीग्रेशन के बाहर है तो ये हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर पहुंचता है। एफ ऑफ जेड अलग होता है, इसका मॉड अलग इंटू मॉड ऑफ डी जेड अलग। समझ आती है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ओके, ये होता है हमेशा। अगर आपको उधर नहीं दिख रहा है तो इधर देख लो। मॉड इंटीग्रेशन के बाहर इसका मतलब निकलता है लेस देन और इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन के अंदर मॉड, और जितने भी अंदर क्वांटिटी है उन वो सब मल्टीप्लाई के अंदर पहुंचती हैं। तो यहाँ से इस कंसेप्ट से, इस फार्मूले से मेरे पास ये जो रिजल्ट निकल करके आएगा यहाँ पे, ये कितना निकल करके आएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ, ये होगा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए माइनस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए का मॉड लेस देन और इक्वल टू, अलग अलग के ऊपर मॉड लगा दो आप। जैसे ही मैं, ये हुआ मेरे पास, ये सी नहीं है बेटा, ये गामा है। कर्व इंटीग्रेशन ऊपर वाले के ऊपर मॉड लगाओ, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस
एफ ऑफ ए अलग मॉड, नीचे मॉड ऑफ जेड माइनस ए अलग मॉड ऑफ डी जेड। ओके, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको ये मॉड की प्रॉपर्टी नहीं बताना चाहता हूँ बच्चों। क्योंकि अगर आप मेरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पूरी सीरीज़ देख रहे हो तो स्टार्टिंग में मैंने इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी बताया था और उसको डिटेल में भी बताया था। ओके, बताने को तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यार लेक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, थोड़ी सी समस्या ये फंसती है। कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट में ये फार्मूला बता दिया है। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना है नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। हमारे पास जो फंक्शन निकल करके आया हुआ है वो ये है, जो भी है आपके सामने है, आपको दिख रहा है। मेरे को लग रहा है कि कैमरा थोड़ा सा टेपर में कर दिया है मैंने यार। अब यहाँ से देखो बेटा, एफ ऑफ जेड क्या है भाई, एफ ऑफ जेड एनालिटिक है ना, ये तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। एफ जेड एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या निकला, एफ जेड क्या है, डिफरेंशिएबल है। एज शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएबल है। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या निकला, एफ ऑफ जेड क्या है, कंटिन्यूअस है। आप इस चीज़ को जानते हो, ये तो 12th में भी पढ़ा था आपने कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता है। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसके अंदर मैं आपको एक बात बता चुका था, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है ना। तो मैं आपको बता चुका था, अगर कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंडीशन क्या वैलिड होती है। अब देखो आपका फंक्शन क्या है भाई, कंटिन्यूअस है, तो मैं इसके ऊपर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाऊंगा। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मेरे पास क्या होगा भाई, कंटिन्यूअस है तो कंडीशन होती है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख रहा हूँ, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन। बस मेरे को इतना ही चाहिए था। और आगे है जेड माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा। अब मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा बेटा, ये वाली जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है जो मैं आपको पहले भी बता रहा था। मैंने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई की तो यहाँ मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो कितना निकला भाई, इधर तो हुआ कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए, तो ये हुआ 2 पाई आयोटा, यहाँ हुआ एफ ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एफ मोड ऑफ एफ जेड माइनस के एफ ए की वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन। ओके, मोड ऑफ डी जेड कितना होता है भाई, ओके जेड माइनस ए कितना है। देखो फिर आप ये कहोगे कि सर ये जेड मोड ऑफ जेड माइनस ए ये कैसे कर दिया आपने, ये भी बता दूं मैं आपको। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ है, मोड ऑफ जेड माइनस ए कितना लेकर के चला था मैं, आर लेकर के चला था। ओके, एनुलस के अंदर मैंने जो है क्लोज कर्व के अंदर मैंने एक सर्कल बनाते हुए चला था, और यहाँ भी आपको बता रहा था क्लोज कर्व के अंदर एक सर्कल लिया था जिसका इक्वेशन जेड माइनस ए इक्वल टू आर लिया था। ओके, तो इसका मतलब क्या निकला कि मेरे पास एक कंसेप्ट और भी है, जेड माइनस ए का मोड इज इक्वल टू कितना है, आर। ओके, तो ये तो मेरे पास एप्सिलॉन हुआ, और मोड ऑफ जेड माइनस ए की वैल्यू मैंने डायरेक्ट आर डाल दी, आपके सामने है, मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर डाली। और ये मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन है, यहाँ ये है मेरा गामा, और यहाँ बना मोड ऑफ डी जेड। यही तो बचा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। अब ध्यान से सुनो, जेड इज इक्वल टू मेरे पास कितना था, ध्यान से सुनना, गामा डी इसकी वैल्यू भी निकालते हैं भाई, देखता हूँ क्या आता है मेरे पास। ओके, ध्यान से देखना है, मेरे पास था चूँकि जेड माइनस ए इज इक्वल टू कितना था, आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो जब मैं डी जेड की बात करूँगा, डी जेड की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, ये होगी आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। जब मैं इसके मोड की बात करूँगा ओके, अगर मैं मोड ऑफ डी जेड की बात करूँगा, मोड ऑफ डी जेड का मतलब निकल करके आएगा, मोड ऑफ डी जेड की वैल्यू निकल करके आएगी मोड ऑफ आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा का मोड। ओके, ई की पावर आयोटा थीटा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, इसका तो मोड 1 होता है। मोड ऑफ आयोटा कितना होता है, मोड ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 1 होता है, मोड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये कितना निकलेगा, आर इंटू डी थीटा। आर रियल क्वांटिटी है, रियल क्वांटिटी का मोड खुद के बराबर होता है, पूरी डिटेल में बता रहा हूँ यार।
मोड ऑफ डी जेड इज इक्वल टू निकल करके आएगा मोड ऑफ आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा बराबर निकल करके आएगा मोड ऑफ आर इंटू मोड ऑफ आयोटा इंटू मोड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा इंटू मोड ऑफ डी थीटा रियल नंबर है, खुद के बराबर होगा। मोड ऑफ आर की वैल्यू आर होगी, रियल नंबर है। मोड ऑफ आयोटा 1 होता है, मोड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा 1 होता है, डी थीटा रियल नंबर होता है, मोड खुद के बराबर होगा, अर्थात निकल करके आया आर इंटू डी थीटा। ओके, मैंने ये वैल्यू डाली, ये हुआ मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए माइनस 2 पाई आयोटा, ये हुआ एफ ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एप्साइलन अपॉन आर, तो ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन, ये हुआ आर इंटू डी थीटा। ओके, और कर्व मेरा चल रहा है 0 से लेके 2 पाई तक, इससे ये ख़त्म। ओके, अगले वाले स्टेप की तरफ पहुंच जाता हूं और देखता हूं मेरे पास क्या निकलता है। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, ये इधर निकल करके आएगा कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए, और बेटा ये मॉड में चल रहा है, कभी इसको आप भूल जाओ। देखो आप मॉड के अंदर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, कभी आप ये कहोगे सर ये क्या है। ओके, माइनस के कितना निकला 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए का मॉड लेस देन, ये हुआ एप्साइलन इनटू, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा कितना निकल करके आएगा भाई, क्या 2 पाई नहीं होगा ये, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और ये हुआ 0 से लेकर 2 पाई तक। ओके, और यहाँ से फाइनली मेरे पास निकल करके क्या निकला भाई, और ये सारी की सारी क्वांटिटी मॉड के अंदर है। मॉड ऑफ ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए माइनस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए का मॉड का कंप्लीट मोड लेस देन एप्साइलन इंटू 2 पाई। एप्साइलन वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ओके, आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है, तो एप्साइलन किसकी तरफ टेंड कर जाएगा, 0 की तरफ, ये तो आप समझते ही हो। तो यहाँ से निकल कर के आएगा मॉड ऑफ कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए माइनस के 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए का मॉड इज इक्वल टू, यहाँ में लेस देन और इक्वल टू लेकर के चल रहा हूँ, इज इक्वल टू 0। क्यों, 0 की तरफ टेंड हो जाएगा, इन दोनों में से एक वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल गया भाई, मोड की वजह से मोड इधर जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा, ये निकल करके आएगा कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए माइनस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से एफ ए की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकल करके आएगी 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के, और यही आपको प्रूफ करना था। रही बात इस चीज़ की बेटा, आप ये कहोगे कि सर ये कैसे है, क्या है, ये देखो मैं लेस देन और इक्वल टू लेकर के चल रहा था, यहाँ मैंने गलती से, छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है समझाने में, लेस देन और इक्वल टू 10 to 0 का मतलब 0, और 0 आने के बाद यही आपका रिजल्ट है, यही आपको प्रूफ करना था। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।